नमस्कार। महाराष्ट्र में मानसून एक बार फिर जोरों पर है और खबरें जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि राज्य के कई हिस्से भारी बारिश की चपेट में हैं। हालात काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग हालिया न्यूज रिपोर्ट से है। इसमें जमीनी हकीकत क्या है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, उनकी चेतावनियां और सरकारी प्रतिक्रियाएं, इन सब का जिक्र है। तो हमारा मकसद है कि इन सभी स्रोतों से जो भी पता चल रहा है उसे खंगालें और समझें कि महाराष्ट्र में इस वक्त असल में हो क्या रहा है। बारिश का लेवल क्या है, कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हैं और इसका आम लोगों की जिंदगी पर, खासकर बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है और प्रशासन वो इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। चलिए इस स्थिति को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज, मौसम विभाग की चेतावनियों से। सुनने में आ रहा है कि मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये कितना गंभीर है? हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये स्थिति के गंभीरता को दिखाता भी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, उसने मुंबई शहर के साथ साथ ठाणे, रायगढ़ और पालघर, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट? जी, और रेड अलर्ट का मतलब सिर्फ भारी बारिश नहीं है, इसका मतलब है अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। अगर टेक्निकली कहें तो 24 घंटे में 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। ओह, काफी ज्यादा ये तो। बिल्कुल, और इससे भी अहम बात यह है कि रेड अलर्ट प्रशासन और नागरिकों दोनों के लिए एक तरह से तत्काल कार्रवाई का संकेत होता है। मतलब है कि जान माल के नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा है और बचाव और सुरक्षा के उपाय फौरन किए जाने चाहिए। तत्काल कार्रवाई, ये सुनने में यहाँ चिंताजनक लगता है। तो क्या ये खतरा सिर्फ इन्हीं 4 जिलों तक ही सीमित है या महाराष्ट्र के और भी इलाके हैं जो प्रभावित हैं? नहीं, ये सिर्फ इन 4 जिलों तक ही सीमित नहीं है। हालांकि यहाँ हालत सबसे गंभीर माने जा रहे हैं। इनके अलावा राज्य के कई और अहम हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट भी है? हाँ, इसमें नासिक और पुणे जैसे बड़े शहर शामिल हैं और मुंबई के जो उपनगरीय इलाके हैं वो भी इसी में आते हैं। ठाणे, पालघर और रायगढ़ के वो हिस्से जो रेड अलर्ट में नहीं है वो भी ऑरेंज अलर्ट के दायरे में हैं। अच्छा। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब है भारी से बहुत भारी बारिश की तैयारी रखना। यानी 24 घंटे में करीब मान लीजिए 115.6 से 204.4 मिलीमीटर बारिश की आशंका। ये भी एक गंभीर चेतावनी है और प्रशासन को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश देती है। तो रेड अलर्ट यानी सबसे ज्यादा खतरा और ऑरेंज अलर्ट यानी तैयार रहें। इसके अलावा भी कोई चेतावनी है? क्योंकि महाराष्ट्र तो काफी बड़ा राज्य है। बिल्कुल, और यहीं पर स्थिति की वो व्यापकता समझ आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र का लगभग 70% हिस्सा येलो अलर्ट के तहत है। 70%? जी हाँ, 70%। इसका मतलब है कि राज्य के एक बहुत बड़े इलाके पर भारी बारिश यानी करीब 64.5 से 115.5 मिलीमीटर, इसकी संभावना बनी हुई है। बाद जैसे जिले हैं उत्तरी महाराष्ट्र के नंदुरबार और धुले हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र का अहमदनगर जैसे इलाके शामिल हैं। येलो अलर्ट एक तरह से वॉच सिग्नल है, मतलब स्थिति पर नजर रखें और मौसम की जानकारी लेते रहें क्योंकि हालात बिगड़ भी सकते हैं। तो ये दिखाता है कि ये कोई लोकल घटना नहीं है, ये पूरे राज्य पर असर डालने वाला एक बड़ा मौसमी सिस्टम है। ये तो वाकई में बहुत व्यापक असर है। 70% राज्य येलो अलर्ट पर और मुंबई जैसे प्रमुख इलाके रेड अलर्ट पर। इसका सीधा असर तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा होगा। खासतौर पर स्कूलों को लेकर क्या खबर है? हाँ बिल्कुल, जब मौसम इतना खराब हो तो सबसे पहली चिंता बच्चों की सुरक्षा की होती है, लाजमी है। इसी के चलते प्रशासन ने एक एहतियाती कदम उठाया है। क्या कदम? जिन इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं वहां 29 सितंबर 2025 के लिए सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी? जी, और सूत्रों के हवाले से ये पुष्टि भी हुई है कि लातूर और नांदेड़ जैसे जिलों में तो बाकायदा आधिकारिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। अच्छा। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया? क्या सिर्फ बारिश ही वजह है या कुछ और भी चिंताएं हैं? देखिए, सिर्फ बारिश होना ही अपने आप में समस्या नहीं है। भारी बारिश के साथ क्या होता है कि जल भराव और लोकल लेवल पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है ना? हाँ, सही बात है। सड़कें पानी में डूब सकती हैं, नालों का पानी रिहायशी इलाकों में आ सकता है।
ऐसी स्थिति में बच्चों का स्कूल जाना और फिर वापस लौटना वो खतरनाक हो सकता है। हाँ, बच्चों के लिए तो मुश्किल है। स्कूल बसें फंस सकती हैं या बच्चों को पानी से भरे रास्तों से गुजरना पड़ सकता है। तो ये फैसला पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का भी यही कारण है, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल और सुरक्षा सबसे पहले आती है। समझ गया, ये एक जरूरी एहतियाती कदम लगता है। अब आते हैं सरकार की भूमिका पर। जब स्थिति इतनी गंभीर है, रेड और ऑरेंज अलर्ट हैं, स्कूल बंद हैं, तो राज्य सरकार और जो लोकल प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? राज्य सरकार इस स्थिति को पूरी गंभीरता से ले रही है, ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले तो पूरे राज्य में 30 सितंबर 2025 तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरे राज्य में 30 सितंबर तक? जी हाँ, इसका मतलब है कि सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां अगले कुछ दिनों तक सर्वोच्च सतर्कता बरतेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश हैं? निर्देश हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अपने अपने जिलों में बाढ़ की स्थिति की निगरानी करें, और सिर्फ निगरानी ही नहीं बल्कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा गया है। तैयारी मतलब किस तरह की? इसमें जैसे रिस्पांस टीम्स को तैयार रखना, जरूरी उपकरणों कहा गया है। तैयारी मतलब किस तरह की? इसमें जैसे रिस्पांस टीम्स को तैयार रखना, जरूरी उपकरणों की जांच करना और कम्युनिकेशन चैनल को दुरुस्त रखना शामिल है। सब कुछ। निगरानी और तैयारी के अलावा जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि कई इलाकों में तो लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए होंगे। बिल्कुल, राहत कार्य एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी चीजें पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। जैसे तैयार भोजन के पैकेट हैं, पीने का साफ पानी है और जरूरी दवाइयां, ये सब शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि पानी से होने वाली बीमारियां या कोई चोट वगैरह लगे तो तुरंत मदद मिल सके। और पशुओं का आपने जिक्र किया था पहले, इसलिए प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए चारे का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। ये तो हुई राहत की बात, लेकिन क्या लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने या निकालने जैसी कार्रवाई भी हो रही है? आपने बांधों का भी जिक्र किया था, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम है जो अभी चल रहा है। नागरिकों से, खासकर प्रभावित इलाकों में अपील की गई है कि वे गैर जरूरी यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। लेकिन इससे भी बढ़कर एक बड़ा मुद्दा है बांधों से छोड़ा जा रहा पानी। लगातार भारी बारिश के कारण राज्य के कई बांधों में जल स्तर तेजी से बढ़ा है। अच्छा, तो बांधों की सुरक्षा के लिए और निचले इलाकों में अचानक बाढ़ को रोकने के लिए कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ना जरूरी हो गया है। लेकिन बांध से पानी छोड़ने का मतलब तो निचले इलाकों में पानी का स्तर और बढ़ जाना हुआ। ये तो उल्टा नहीं पड़ जाएगा? सही कहा आपने, यहीं पर वो संतुलन साधना होता है। पानी छोड़ना जरूरी है ताकि बांध सुरक्षित रहे, लेकिन हाँ, इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो फिर इसीलिए प्रशासन पानी छोड़ने से पहले निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय पर सूचित कर रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। इसे निकासी या इवैक्यूएशन कहते हैं। ये तो काफी मुश्किल काम होगा। हाँ, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें लोगों को समझाना पड़ता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना होता है और उनके लिए अस्थायी शेल्टर का इंतजाम करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस काम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि पानी छोड़े जाने से कोई जनहानि ना हो। इसका मतलब जमीन पर हालात वाकई गंभीर हैं। क्या बाढ़ और बचाव कार्यों की कोई ठोस खबरें हैं? मतलब कितने बड़े पैमाने पर ये सब हो रहा है? हाँ, खबरें तो यही बता रही हैं कि जमीनी हकीकत काफी चिंताजनक है, खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र और महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों में। कई जगहों पर नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है और निचले इलाकों में पानी भरने की खबरें लगातार आ रही हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ इलाकों में बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना को बुलाना पड़ा है। सेना को? भारतीय सेना को बुलाना पड़ा, ये तो वाकई बड़ी बात है। जी हाँ। सूत्रों के अनुसार सेना की टुकड़ियों ने बाढ़ में फंसे 170 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 170 लोग? हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को भी राहत और बचाव कार्य में जुटना पड़ा है। ये बचाव कार्य शायद नावों के जरिए या मुश्किल भरे रास्तों से लोगों को निकाल कर किए गए होंगे।
ये साफ दिखाता है कि केवल संपत्ति का ही नहीं बल्कि लोगों की जान का भी सीधा खतरा बना हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी से चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी स्थिति का एक जायजा लें तो तस्वीर ये उभरती है कि महाराष्ट्र भारी बारिश की एक गंभीर लहर का सामना कर रहा है। मुंबई और तटीय इलाकों में रेड अलर्ट के साथ सबसे ज्यादा खतरा है। सही। लेकिन राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑरेंज और येलो अलर्ट के तहत है, यानी असर काफी व्यापक है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल। राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है, जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण, बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम प्राथमिकता पर है। यहाँ तक कि सेना भी बचाव कार्य में लगी हुई है। बिल्कुल सही सारांश आपका। यही इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। और इस पूरी चर्चा से एक अहम सवाल या कहें कि एक विचारणीय बिंदु उभरता है। क्या? हमने देखा कि कैसे बांधों से पानी का बढ़ता बहिर्वाह मतलब आउटफ्लो वो निकासी का एक बड़ा कारण बन रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जल प्रबंधन प्रणालियां, खासकर बड़े बांध, वो ऐसी चरम मौसमी घटनाओं के लिए कितने तैयार हैं। ये तो सोचने वाली बात है। एक तरफ ये बांध सिंचाई और बिजली के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ जब अचानक इतनी ज्यादा बारिश होती है तो यही बांध एक अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं कि पानी को सुरक्षित तरीके से कैसे मैनेज किया जाए ताकि नीचे की आबादी भी सुरक्षित रहे। मतलब ये कि हमें सिर्फ बारिश से बचाव के बारे में ही नहीं बल्कि बारिश के पानी को संभालने वाले हमारे जो सिस्टम्स हैं जैसे बांध, उनके बारे में भी सोचना होगा, उनकी क्षमता, उनके संचालन के नियम। हाँ बिल्कुल। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहाँ अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, हमें अपनी जल प्रबंधन रणनीतियों की लगातार समीक्षा करने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ढालने की जरूरत है। जैसे क्या हमारे बांधों के संचालन के नियम, जिन्हें रूल कर्व्स कहते हैं, वो मौजूदा मौसम पैटर्न के हिसाब से सही हैं? क्या हमारे पास बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणालियां और निकासी योजनाएं पर्याप्त रूप से प्रभावी हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर इस घटना के संदर्भ में विचार करना जरूरी है। सही कहा, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों का और बेहतर तरीके से सामना कर सकें। बिल्कुल, तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है।